जब हमने कहा कि क्यों न देश जिसमें किसान हो, प्रोग्रेसिव किसान हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकारें हो, हम सब मिलकर के, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इन शब्द प्रयोग को किया हुआ है, सब मिलकर के ये लक्ष्य क्यों न तय करें कि 2022 में किसान की इनकम डबल हो। तो भैया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वादा है अपने किसानों से कि वो आपकी आय 2022 तक डबल कर देंगे। तो इसके लिए मोदी जी की गवर्नमेंट ने 7 चीफ मिनिस्टर की एक कमेटी बनाई जिसने 5 जून 2020 को 3 ऑर्डिनेंस पास किए। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। लेकिन अभी ये ऑर्डिनेंस एक्ट नहीं बने थे, अभी ये ऑर्डिनेंस कानून का रूप नहीं लिया था, क्योंकि इनको अभी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव नहीं किया गया था। तो जब ये ऑर्डिनेंस बनाए गए तो इसके 2 महीने बाद किसानों ने प्रोटेस्ट कर दिया, वो भी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने प्रोटेस्ट किया 5 अगस्त को। तो इसी वजह से यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा रूप नहीं ले पाया और इसके पंजाब हरियाणा के कुछ किसानों ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया, जिसके चलते 17 सितंबर को यह ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास कर दिए गए, क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी का बहुमत है, जिसके चलते यह तीनों ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास हो गए। और फिर इसके 3 दिन बाद ही 20 सितंबर को यह तीनों ऑर्डिनेंस राज्यसभा में पेश किए गए और राज्यसभा में यह तीनों वॉइस वोट के थ्रू वहां पर भी इनको पास कर दिया गया। तो अब ये तीनों ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में भी पास हो चुके थे और राज्यसभा में भी पास हो चुके थे। अब बाकी था कि प्रेसिडेंट द्वारा इनको अप्रूवल मिल जाए। फिर 27 सितंबर को इन तीनों ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट द्वारा ये तीनों ऑर्डिनेंस अप्रूव होने के बाद इन्होंने अब कानून का रूप ले लिया था, क्योंकि इनको राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों जगह अप्रूव कर दिया गया था। तो अब इन्होंने कानून का रूप ले लिया था। वहीं दूसरी ओर 5 अगस्त से स्टार्ट यह प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को देश भर की किसान यूनियन पार्टीज, देश भर के अपोजिशन लीडर्स, फार्मर्स, सभी लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे थे। तो इन प्रोटेस्ट में किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर 25 सितंबर की डेट एक डिसाइड किया किसानों ने भारत बंद करने के लिए, और इस भारत बंद को देश भर के लीडर्स ने, लोगों ने, सब ने सपोर्ट किया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से कोई खास सपोर्ट नहीं देखने को मिला इन किसानों को। फिर 25 नवंबर को किसानों ने दिल्ली चलो कैंपेन एक स्टार्ट किया, जिसके थ्रू उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेशर करना चाहा। लेकिन उनको दिल्ली पहुंचने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, दिल्ली पुलिस द्वारा उनको वहीं दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया। उन पर वाटर कैनन से हमला किए गए, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए और रास्ते में गड्ढे भी खोदे गए कि जिसके थ्रू वो दिल्ली पर ना पहुंच पाए। लेकिन वही 28 नवंबर को वह दिल्ली पहुंचे। कम से कम 1.5 से 3 लाख किसान ने दिल्ली को ब्लॉक किया 28 नवंबर को। फिर एट द लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेट डिक्लेयर किया कि हम 3 दिसंबर को किसानों से डिस्कस करेंगे इन फार्म लॉज पर, और यदि कोई हमें कमी दिखी तो इस पर हम नया चेंजमेंट करेंगे, न्यू फार्मूला पास करेंगे।
अच्छा, ऐसी क्या कमी है इन कानून में कि किसान इन कानून को डायरेक्टली वापस लेने की मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये तीनों कानून पूरी तरह से बेकार नहीं है। इन कानून में कुछ चेंजमेंट होने की ज़रूरत है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आप समझो कि पूरी तरह से ये बेकार है तो पूरी तरह से ये कानून बेकार नहीं है। अब यदि पहले कानून की बात करें तो इसमें बोला गया है कि किसान अपनी फसल को देश भर में कहीं पर भी बेच सकता है। मतलब कि जैसे कि बिहार का किसान है, वो अपनी फसल को पंजाब में बेचना चाहता है क्योंकि पंजाब में अच्छा रेट मिलता है फसल की, तो वो पहले नहीं बेच सकता था। लेकिन इस बिल के आने के बाद वो अपनी फसल को कहीं पर भी किसी भी राज्य में जाकर बेच सकता है, जिसकी वजह से मंडी में जो बिचौलिए हुआ करते थे तो वो खत्म हो जाएंगे। वो ऐसे खत्म होंगे कि जब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी ले जा कर के बेचेगा तो उसमें बिचौलियों का क्या काम, तो वो मंडी से खत्म हो सकते हैं। तो यह इस बिल में, पहले बिल में बोला गया है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर ऊपर देखो तो इसमें ये किसानों के फायदे की ये बात है, क्योंकि किसान अब कहीं पर भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। जिसे पहले था कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं ले जा सकता था, लेकिन उसको अब जहाँ पर भी अच्छा दाम मिले तो वहीं पर ले जाकर के अपनी फसल बेचे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर इस बिल को डीपली समझो तो इसमें एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी। इसमें प्राइवेट कंपनी जो हैं तो वो अपनी खुद की मंडी खोल देंगे, किसान के अपने निजी वहीं पास में एक मंडी खोल देंगे जो कि प्राइवेट होगी। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो सकती है, तो वो किसानों से अनाज को खरीदने लगेंगे। अब अच्छा इसमें सीधी सी बात है कि जब प्राइवेट मंडी होंगी तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं बीच का कोई आदमी होगा जो कि किसान से गेहूं खरीद कर उस कंपनी तक पहुंचाएगा, क्योंकि कंपनी का मालिक तो खरीदने नहीं आएगा, सीधे किसानों से डील करने नहीं आएगा, तो कोई ना कोई उसमें भी बिचौलिए होंगे। तो इससे इस बिल को लाने के बावजूद भी बिचौलिए नहीं खत्म हुए। बस अंतर इतना है कि वो सरकारी बिचौलिए हुआ करते थे, ये प्राइवेट बिचौलिए हो जाएंगे। तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ कि बिचौलिए खत्म हो गए। अब इस कानून में दूसरी बात यह बोली गई है कि यदि किसानों को प्राइवेट कंपनी में अपना अनाज बेचने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए एक रिकंसाइलेशन बोर्ड बनाया जाएगा जो कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। यदि वो रिकंसाइलेशन बोर्ड उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया, तो किसान एसडीएम के पास जाएगा। यदि एसडीएम से भी उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला तो किसान कलेक्टर के पास जाएगा। यदि कलेक्टर भी नहीं सॉल्व कर पाया उस प्रॉब्लम को, किसान की वो समस्या को दूर नहीं कर पाया, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट का ऑप्शन उसके पास नहीं है, क्योंकि इस कानून में जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जिसकी वजह से किसान सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि इस कानून में कोर्ट या जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो किसानों की पहले कानून में सीधी सी केवल एक मांग है कि आप इस कानून में जुडिशरी को इंक्लूड कर दो कि यदि बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेट कंपनी जो हैं, प्राइवेट मंडी जो हैं, वो मनमानी यदि करने लगती हैं, मनचाही रेट पर यदि खरीदने लगती हैं, तो किसान कम से कम जुडिशरी के पास जाकर, कोर्ट के पास जाकर उस कंप्लेन को दर्ज करा दे और प्राइवेट मंडी के खिलाफ कोर्ट कोई एक्शन ले सके। और किसानों का यह भी कहना है कि जो टैक्स एपीएमसी पर लगाया जाता है तो वही टैक्स प्राइवेट मंडी पर भी लगाया जाए, और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो जो एपीएमसी पर, जो सरकारी मंडी पर टैक्स लग रहा है, तो उसे भी हटाया जाए यदि प्राइवेट मंडी पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो इतनी मांग है किसानों की पहले कानून में गवर्नमेंट से। अब देखते हैं दूसरे कानून को। इस कानून में यह बोला गया है कि प्राइवेट मंडीज जो हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो, तो वो किसानों के साथ बैठकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं। तो मान लो जैसे कि किसी एक प्राइवेट कंपनी ने किसी एक किसान के साथ में 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गेहूं का। उसने बोला कि हम आपसे गेहूं 5 साल तक खरीदेंगे, जिसका प्राइस हम 2000 रुपये प्रति कुंटल आपको देंगे। तो वो 5 साल तक उस किसान से गेहूं खरीदेगी, वो भी 2000 रुपये प्रति कुंटल पर। उस समय कितना, इन 5 सालों में गेहूं का प्राइस कितना भी चल रहा हो, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन वो 2000 रुपये प्रति कुंटल के दाम से ही खरीदेगी गेहूं को उस किसान से। तो यह बोला गया है दूसरे कानून में।
वैसे तो अगर ये ऊपर ऊपर देखो तो इससे काफ़ी प्रॉफिट होगा किसानों को, लेकिन इसमें एक लूप होल भी है। वो यह है कि स्टार्टिंग में तो ये प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट मंडी से ज़्यादा दाम पर, ज़्यादा प्राइस पर किसानों से अनाज खरीदेंगी, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट मंडीज पर कोई भी किसान नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाम कम मिल रहा होगा अपने अनाज का, अपने फसल का प्राइस कम मिल रहा होगा इन मंडीज पर। तो जब इन मंडीज पर कोई किसान नहीं जाएगा अपने अनाज को लेकर, तो ये मंडीज धीरे धीरे करके बंद होने लगेंगी और एक समय आएगा कि ये एपीएमसी, ये गवर्नमेंट मंडीज बंद हो जाएंगी। तो जब यह मंडीज बंद हो जाएंगी तब ये प्राइवेट कंपनीज अपनी मनचाही प्राइस पर किसानों से अनाज को खरीदेंगी। मान लो जैसे पहले वो 2000 प्रति कुंटल के प्राइस से वो गेहूं को खरीद रही थी, जब ये मंडीज बंद हो गई तब वो 1200, 1300 या 1000 रुपये प्रति कुंटल के दाम से ही उस गेहूं को खरीदेगी किसानों से, और फिर किसानों की यह मजबूरी होगी कि उनको ये अपना अनाज बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं इन प्राइवेट मंडीज के अलावा। तो यह एक लूप होल है इस दूसरे कानून में। तो इसीलिए किसानों की यह दूसरे कानून में इतनी सी मांग है कि इस दूसरे कानून में एमएसपी को भी जोड़ा जाए। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस प्राइस से कम प्राइस पर किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा। यदि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती, वो कहीं नहीं बेच पा रहा है, तो सरकार एमएसपी पर उस अनाज को, उस फसल को खरीद लेती है। तो किसानों का इतना कहना है कि जो एमएसपी गवर्नमेंट मंडीज पर, एपीएमसी पर है, तो वही एमएसपी इन प्राइवेट मंडीज पर भी लगाई जाए। इस एमएसपी को इस कानून का हिस्सा बनाया जाए, जिससे भविष्य में ये कारपोरेटर्स, ये प्राइवेट मंडीज, ये प्राइवेट कंपनीज किसान की फसल को अपने मनचाही रेट पर न खरीद सकें, क्योंकि एमएसपी की बाउंडेशन होगी इस कानून के तहत प्राइवेट मंडीज पर भी। तो यह किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि एमएसपी को भी इस कानून का हिस्सा बनाया जाए। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। गवर्नमेंट बार बार क्लैरिफाई कर रही है कि एमएसपी नहीं हटी, एमएसपी नहीं हटी। तो भैया कौन कह रहा है कि एमएसपी हट गई है? किसानों का, अन्नदाताओं का तो केवल बस इतना कहना है कि इस एमएसपी को भी इस कानून का हिस्सा बनाया जाए, इस एमएसपी को भी इस प्राइवेट मंडीज पर लगाया जाए। तो किसानों का इतना सा कहना है, जबकि गवर्नमेंट कुछ दूसरी बात ही बार बार क्लैरिफाई कर रही है। अब तीसरा कानून देखते हैं। वैसे तो इस कानून में कोई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि इस कानून में बोला गया कि अब आप भंडारण कर सकते हैं, अब आप स्टोर कर सकते हैं फसल, स्टोर कर सकते हैं अनाज को, और आपको कोई भी गवर्नमेंट या इकोनॉमिक एजेंट आपको परेशान नहीं करेगा। बस इतनी सी बात बोली गई इस कानून में। ओवरव्यू यदि देखें इस तीसरे कानून का, तो इस पर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अब यदि ओवरऑल समझें कि इस पूरे तीनों बिल में किसानों की दो सबसे बड़ी मांगे हैं। एक पहली मांग यह है कि ज्यूडिशरी को भी इस पहले कानून में इंक्लूड किया जाए, ताकि इन फ्यूचर यदि किसानों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कोर्ट के पास जा सके अपनी प्रॉब्लम लेकर, और इन कॉरपोरेटर्स, इन प्राइवेट मंडीज के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सके, जिससे कोई एक टाइट एक्शन ले सके यह कोर्ट इन प्राइवेट मंडीज के खिलाफ। और दूसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि एमएसपी को भी इस कानून का हिस्सा बनाया जाए, जिससे ये प्राइवेट मंडी अपने मनचाहे दाम पर किसानों से फसल ना खरीदें, क्योंकि भविष्य में ये बिल्कुल हो सकता है कि जब गवर्नमेंट मंडीज बंद हो जाएंगी तो ये प्राइवेट मंडीज अपनी मनचाही रेट पर किसानों से फसल खरीदेंगी, अनाज खरीदेंगी, जिससे किसानों को मजबूरन वो अपना अनाज, अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। और ये दो मांगे होनी भी चाहिए, मुख्य मांगे, क्योंकि ये चेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी इन तीनों कानून में। वैसे तो गवर्नमेंट को ये दोनों चेंजमेंट कर देने चाहिए इन बिल्स में, इन कानून में, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट किस बात का इंतजार कर रही, क्यों नहीं ये चेंजमेंट कर रही है। क्योंकि किसान तो पीछे हटने वाला नहीं, वह इसी तरह सालों साल प्रोटेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके सपोर्ट में कई बड़े बड़े एनजीओज, ओपोजिशन पार्टीज, लीडर्स एंड मेडिकल स्टाफ सभी उसके सपोर्ट में आ गए, और सभी मिलकर उनको फंडिंग कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिसके जरिए वो
सालों साल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे न्यूज़ चैनल्स है वो ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको विदेश से फंडिंग हो रही है। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको विदेश से पैसा मिल रहा है जिसके थ्रू वो ये प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो गवर्नमेंट को ये 2 चेंजमेंट कर देने ही चाहिए। हालांकि 3 दिसंबर को किसान और गवर्नमेंट के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन यह पूरी तरह से फेल रही। फिर 5 दिसंबर की डेट निश्चित हुई किसान और गवर्नमेंट के बीच बातचीत के लिए, लेकिन इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर 9 दिसंबर की डेट डिक्लेयर हुई और इस दिन गवर्नमेंट रेडी हो गई इन बिल्स पर चेंजमेंट करने के लिए। लेकिन अब किसान यूनियन का यह कहना है कि इन तीनों कानूनों को, इन तीनों एक्ट्स को गवर्नमेंट वापस ले, जो कि बिल्कुल बेकार बात है कि इन तीनों कानून में जो कमी थी वो तो गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करने के लिए अब राजी हो गई है। जो एमएसपी की बात किसान बोल रहे थे कि ये इस कानून में लिख कर दे दे गवर्नमेंट की एमएसपी नहीं हटेगी, तो गवर्नमेंट वो भी लिख कर देने के लिए तैयार हो गई। फिर भी अब फार्मर्स का यह कहना है कि इस कानून को, इन तीनों कानून को गवर्नमेंट वापस ले। लेकिन यह मांग बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो मांग थी, जो चेंजमेंट करने के लिए किसानों का कहना था, तो वो चेंजमेंट करने के लिए जब गवर्नमेंट राजी हो गई है तो फिर इन बिल्स को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह बात किसानों को भी समझना चाहिए और इन अपोजिशन पार्टीज के कहने पर ना आना चाहिए। यह पार्टीज जो भड़का रही हैं कि यह कानून बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल रद्दी हैं, तो यह बात को इन फार्मर्स को समझना चाहिए कि इस कानून में जो कमी थी उसको जब सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट राजी है तो इन बिल्स को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और गवर्नमेंट और किसान इन दोनों को साथ में मिलकर इन कानून में जो चेंजमेंट होना चाहिए वो चेंजमेंट करने के लिए राजी हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यदि ये तीनों कानून अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आपको यदि इन तीनों कानून के लूप होल्स क्लियर हो गए हों, तो आप इनसाइड नेशन को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।